हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा था लास्ट लेक्चर के अंदर, और जिसके अंदर हमने अभी तक काफी सारा पार्ट हमारा हो गया था ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स से रिलेटेड। वो पॉइंट्स हमने कवर अप कर लिए थे। मैंने रिसीवेबल्स अकाउंट बनाना और पेबल्स अकाउंट बनाना समझा दिया था। फिर उसके बाद में सर ये डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम का कोई रोल है क्या? कुछ काम का नहीं है, आपको इस डायग्राम पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है आज के टाइम पर, क्योंकि बेटा ये चीजें बताइए तो कि पहले क्या होता था, सारा मैनुअल अकाउंटिंग होते थे। तो मैनुअल अकाउंटिंग में बिल वगैरह भेजा करा, और उसमें कई बार क्या होते थे, वेरिएशंस आ जाते थे। आप ओवरऑल लेजर्स बना रहे हैं और इंडिविजुअल लेजर्स बना रहे हैं, उसमें कई बार क्या होता था, वेरिएशंस आ जाते थे। आज का टाइम सारा क्या हो चुका है, कंप्यूटराइज हो चुका है। आप कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, तो क्या वहां पर मैनुअल अकाउंटिंग करने बैठेंगे क्या? वहां पर मैनुअल अकाउंटिंग होती नहीं है, सारा काम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आप अगर मान लो 10 लोगों को आपने गुड सेल करा है, मिस्टर ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, अब सबका सेल का ओवरऑल टोटल सेल वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? क्या उसमें वेरिएशंस आते हैं क्या कंप्यूटर्स में? वहां पर क्या ऐसा होगा क्या भाई, तो कि इधर तो इंडिविजुअल सेल में आ रहा है भैया 10 लाख का, और उधर टोटल सेल में आ रहा है 11 लाख का, 1 लाख का, कहाँ फर्क आ गया? नॉट पॉसिबल। ये चीज बता रखी है भाई, जो पहले चलते थे हमारे अपडेशंस वगैरह होते थे, तो वो चीज आपके काम का नहीं है। इस पूरे चार्ट को आपको नहीं जाना है, फालतू कोई मतलब नहीं है। देखो उन्होंने लास्ट में लिखा हुआ भी है, देयरफॉर इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रिकंसिलिएशंस बिटवीन ट्रेड रिसीवेबल्स, जनरल लेजर एंड द इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। भाई आपका जो रिसीवेबल लेजर होता है, ओवरऑल जो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट है, भाई ओवरऑल मैंने कितने परसेंट से कितना गुड सेल करा है, उनसे कितना ओवरऑल कितना पैसा लेना है देना है, तो वो ओवरऑल और इंडिविजुअल्स के में हमें रिकंसिलिएशन करने का मतलब बैलेंस मैच कराने की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। कंप्यूटर्स पे वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये जो चार्ट दिया है, इस पर कोई जाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम चीज उन्होंने परचेज से रिलेटेड दे दिया है। परचेज से रिलेटेड भी वही भाई, आपको गुड्स परचेज करते थे और वो सब कुछ, तो वो चीजें हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये भी हमारा काम का नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट्स को आप स्किप कर सकते हैं। पहली चीज क्लियर पॉइंट यहाँ तक। अब इसी के बाद में हम आगे चले, ये पॉइंट्स हमारे और हो गए थे। फिर उसके बाद में ये वाला पेज हमारा हो गया था रिटर्न्स क्रेडिट वगैरह से रिलेटेड, डिस्काउंट चला, और ये पॉइंट्स हमारा हो गया था इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट्स, ओवर पेमेंट्स। फिर इसके बाद में एक्टिविटी नंबर 1 दिया था, ये हो गया था। तो हाँ बोलिए। सर जो एक्टिविटी वन हमने सॉल्व करी थी उसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो हो गया था सर। जो थर्ड वाले में जब लेबर पोस्टिंग कर रहे थे तो हम्म। उसमें जो पीछे आंसर गिवन है ना उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा था। लाइक इसमें क्या हुआ था कि जो एक्स्ट्रा सेल्स अपन ने रिकग्नाइज करी थी, जैसे आपने नीचे थर्ड क्वेश्चन की एंट्री में बताया हुआ है कि सेल्स को अपन ने एक और बार क्रेडिट करा, तो हम्म। उसमें उन्होंने सेल्स की जगह ट्रेड रिसीवेबल्स को ही किया हुआ है जब लेजर में पोस्ट लिखा करा हुआ है तो। था। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हाँ जी सर। एक्टिविटी नंबर 1, बैंक अकाउंट में ट्रेड रिसीवेबल्स में लिखा है 10,000, ट्रेड रिसीवेबल्स में लिखा है सेल्स, और 1,000 की सेल बढ़ाई है 10,000। क्या लिखा बेटा? वही तो चीज आ रही है जो मैंने बताया है। तो लाइक बैंक अकाउंट में मतलब जो है वो सेल्स और रिसीवेबल्स थे ना, जब हमने एंट्री पोस्ट करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल्स एंड सेल्स। हम्म। तो सर इन्होंने लाइक वो पूरे 10,000 एज अ ट्रेड रिसीवेबल्स ही शो कराया था इसलिए। एक ना बेटा आपकी मेरी बात सुनिए। मैंने वहां पर क्या कर दिया, मेरा भी सही है और ये भी सही है। एक्चुअली आपको मैं कंसेप्ट समझा दूं। अ, मैंने यहाँ पर क्या करा, डेबिट बैंक अकाउंट और डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट 9,000। तो मैंने 9,000 से ही डेटर्स को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर 1,000 से पहले ट्रेड रिसीवेबल्स को इंक्रीज कर दिया है। तो 9,000 से ऊपर लिखा हुआ था, 1,000 से और इंक्रीज कर दिया। अब फिर उन्होंने क्या करा, उसको 10,000 से क्रॉस कर दिया है। गेटिंग माई पॉइंट?
यहाँ पर उन्होंने क्या करा है, जो बुक में बता रखा है वो भी 100% करेक्ट है, और जो मैं बता रहा हूँ वो भी करेक्ट है, उसमें कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बिकॉज आंसर विल रिमेन सेम। भाई हमारा यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, डेबिट बैंक अकाउंट और डेबिट ट्रेड रिसीवेबल्स, ये जो आ रहा था हमारा, सॉरी, फर्स्ट पॉइंट में हमारी सेल करी थी हमने 9,000 का, तो मैंने यहाँ पर 9,000 से ट्रेड रिसीवेबल्स लिखा। उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर 9,000 की जगह पहले उन्होंने 1,000 से और सेल को बढ़ा दिया है, देखो आप उसमें, ये थर्ड पॉइंट में ट्रेड रिसीवेबल्स में देखो बेटा, यहाँ पर उन्होंने सेल को और 1,000 से इंक्रीज कर दिया, 1,000 से, और फिर यहाँ पर उन्होंने बैंक अकाउंट का लिख दिया कितना, 10,000। आगे पॉइंट समझ में, दोनों पॉइंट से आपका आंसर विल रिमेन सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। हाँ। इसके अलावा और कोई डाउट है इसमें? वहां तक की बात हमारी हो गई थी, और कहाँ तक हो गया था हमारा पॉइंट, ये एक्टिविटी नंबर 2 तक का पार्ट में लास्ट लेक्चर में कल कंप्लीट करा चुका था। यहाँ तक के पॉइंट में, एक्टिविटी नंबर 2 तक के पॉइंट में बोले, इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। किसी और बच्चों को है बेटा? हर्षित, कशिका, मयंक, एनीवन हैव डाउट? पलक, निशिता, केशव? नहीं है डाउट? चलिए, इसी के बाद में फिर हम आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सप्लायर्स स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन। सो सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन होता क्या है बेसिकली? भाई हम क्या करते हैं, मैं बिजनेस का ओनर हूँ, ए पर्सन, मुझे किन किन लोगों को क्या क्या पैसे देना है, ए क्या करता है, डज वेरियस ट्रांजेक्शंस विद बी। ए पर्सन जो है वो बी के साथ में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करता है रिलेटेड टू परचेज। मेरी ए की बी के साथ में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होती है, मैं उनसे रेगुलर गुड्स परचेज करता रहता हूँ। तब ए तो क्या करेगा बेटा, इंडिविजुअल भी लेजर बनाएंगे, नहीं बनाएंगे हम, पेएबल लेजर, हमने पढ़ा था अभी कल, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट और ट्रेड पेएबल अकाउंट, वो तो हमारा क्या होता है ओवरऑल। पेएबल लेजर क्या होती है, इंडिविजुअल अमाउंट, पेएबल कितना है हमें, वो चीज ताकि हमें पता चल सके। गेटिंग माई पॉइंट? और बी जो है वो क्या करेगा बेटा, हर थोड़े थोड़े टाइम में सप्लायर स्टेटमेंट सेंड करता है। सप्लायर स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, भाई ए से हमें कितने पैसे लेने हैं, बी को, बी हमसे कितने पैसे मांगता है, तो वो सर आपने इस डेट पे इतना इतना कुछ परचेज करा था, ये पेमेंट कर दिया, ताकि आप भी क्या कर सकें, उसको रिकंसाइल कर सकें। मान लो मैंने मेरी पेबल लेजर के अकॉर्डिंगली मेरा अमाउंट पेबल निकल रहा है 2 लाख रुपीस का, $2 लाख का, जबकि इनकी सप्लायर स्टेटमेंट जो भेजा उसके अकॉर्डिंगली इनका बैलेंस निकल रहा है $2,20,000। कितना बैलेंस निकल रहा है पेबल, $2,20,000। रिसेबल बोल दे हम, या इनके लिए तो कितना रिसेबल है, $2,20,000, और मेरे लिए पेबल हो रहा है कितना, $2 लाख। तो वहां पर वो डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा? सो देयर इज एन डिफरेंस ऑफ $20,000। सर ये डिफरेंस क्यों आ जाता है? कई बार हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने मेरी बुक्स में तो पेमेंट कर दिया, मैंने मिस्टर एक्स को भेजा भैया पैसे दे करके आ जाना, उन्होंने मान लो पेमेंट वहां तक नहीं पहुंचाया, या फिर कोई ट्रांजेक्शन को मान लो जो सप्लायर का स्टेटमेंट आया उन्होंने ज्यादा लिख दिया,
40,000 का कुछ था, उन्होंने गलती से 60,000 का कुछ परचेज में शो कर दिया। कोई ट्रांजेक्शन को डबल टाइम रिकॉर्ड कर दिया, या मैंने कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करा, या मैंने यहाँ से पेमेंट कर दिया, मान लो चेक काट करके दे दिया, तो चेक कटते मेरे यहाँ से तो पेमेंट कम, वो आउटस्टैंडिंग जो है वो कम हो गई, उधर अभी तक वो चेक पहुंचा नहीं है, या किसी भी रीजन से मान लो वो चेक बाउंस हो गया या कुछ भी डिसऑनर हो गया, एक्स वाई जेड, वहां तक वो पेमेंट नहीं पहुंचा, तो वेरिएशंस आ जाएंगे। उन दोनों बैलेंसेस को मैच करना, टू मैच balances of payable ledger with पेबल लेजर का बैलेंस किससे मैच करना, हमारा विद सप्लायर स्टेटमेंट नॉन एज रिकंसिलिएशन। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिकंसिलिएशन करना, रिकंसाइल करना, दोनों को मैच कराना। ये डायग्राम, ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या? मतलब कि जब अगर कोई वेरिएशंस आ रहे हैं तो उन वेरिएशंस को देखना, क्यों वेरिएशंस आ रहे हैं, ताकि दोनों चीज क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। समझ में आ गई बात बेटा ये? यस सर। सभी को क्लियर है ये पॉइंट? सप्लायर स्टेटमेंट और पेबल लेजर। तो इसी पॉइंट को अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये ऊपर की कहानी दे रखी है, कहानी काम की नहीं है ऊपर की कहानी, हम डायरेक्टली यहां से आते हैं, डायरेक्टली यहां से। It is important that the information recorded in the business payable ledger is complete, accurate and valid। भाई जो कि जो भी आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं पेबल लेजर के अंदर, पेबल लेजर क्या होती है बेटा, इंडिविजुअल लेजर, वो कंप्लीट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। मोस्ट सप्लायर्स सेंड सप्लायर स्टेटमेंट टू द बिजनेस दे ट्रेड विद रेगुलरली। जो सप्लायर्स होते हैं जो रेगुलरली अगर डील करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, सप्लायर स्टेटमेंट भेजते हैं। एंड एन इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल कंट्रोल, ये क्या हो जाता है, एक फाइनेंशियल कंट्रोल हो जाता है, ताकि उससे क्रॉस चेक भी करने में हर थोड़े टाइम में हम आपको एक स्टेटमेंट भेजते रहेंगे, ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे, किसी भी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन बाद में एक साथ हो, अभी चीजें क्लियर हो जाए। Is that the supplier's statement are reconciled with the relevant supplier's account in the payable ledger। और जो भी सप्लायर के अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर, पेबल लेजर के अंदर, उनसे हम उसको क्या करते हैं, रिकंसाइल किया जाता है। सप्लायर स्टेटमेंट क्या होता है, अभी हाल समझाया सर, सप्लायर जो स्टेटमेंट भेजता है उसको हम क्या कहते हैं, सप्लायर स्टेटमेंट। A supplier statement is a report sent by an entity providing goods or services to the another organization, जो क्या करती है, goods और services सप्लाई करती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, which lists the transaction with that organization, जो दूसरे ट्रांजेक्शन के साथ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो भी ट्रांजेक्शन कर रही है। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग इनवॉइस, क्रेडिट नोट्स, पेमेंट, कॉन्ट्रा, डिस्काउंट्स, वो सब कुछ जो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में समझाया था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द पीरियड, आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना है ऑफ द पीरियड कवर्ड बाय द सप्लायर स्टेटमेंट विल आल्सो बी शोन। ओपनिंग बैलेंस कितना रखा था, क्लोजिंग बैलेंस कितना रखा है, वो सब चीजें इसके अंदर शो किया जाता है। सप्लायर स्टेटमेंट आर ऑफन सेंट ऑन मंथली बेसिस। सप्लायर स्टेटमेंट जनरली किस बेसिस पे भेजा जाता है, मंथली बेसिस पे। हाउएवर दिस वेरी डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन विद स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज भी हो सकता है। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत ज्यादा डील्स अगर होती है, बड़े बड़े अमाउंट्स की अगर डील होती है, तो हो सकता है वहां पर वीकली भी भेज दिया जाए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में अगर लिमिटेड ट्रांजेक्शन होती है तो हो सकता है वहां पर 1 मंथ में मंथली भेजाएं, या 2 मंथ में भेजें, या 3 मंथ में भेजें, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई फिक्स नहीं है भी तो कि हमें इसी टेन्योर में इसी टाइम पीरियड में भेजना होता है सप्लायर स्टेटमेंट। To help a business identify any errors or missing information, the supplier statement of account and the supplier individual accounts in the payable ledger should be reconciled।
और वही किसी भी तरह की एरर वगैरह है या कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह है, तो हमें सप्लायर का जो स्टेटमेंट है और जो आपके इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं आपके पेबल लेजर के अंदर, आपकी खुद की लेजर के अंदर, उन दोनों को क्या करना चाहिए, मैच कराना चाहिए। एंड दिस रिकंसिलिएशन विल एनेबल डिफरेंस टू बी आइडेंटिफाइड एंड एड्रेस्ड। और उससे हमें क्या होगा, डिफरेंसेस वगैरह फाइंड आउट हो जाते हैं, क्यों डिफरेंसेस आ रहे हैं। यहां तक की बात मैंने बता दी। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है बेटा? यस सर। फिर आगे क्या बोला हमें, differences between the balances as per the supplier statement and the balance as per the supplier balances per the balance payable ledger can occur for the variety of reasons। मतलब क्या क्या reasons हो सकते हैं differences के, reasons for difference। और differences के reason क्या क्या हो सकते हैं हमारे, फर्स्ट दे दिया टाइमिंग डिफरेंस। वही मैंने अभी यार बताया, मेरे यहाँ से पेमेंट चला गया, वहां तक पहुंचा नहीं। The business sent a payment to the supplier, but the supplier had not received the payment on the date of the statement of account was prepared। मैंने यहाँ से चेक काट करके दे दिया, लेकिन वो चेक वहां तक अभी तक पहुंचा नहीं, और उसी बीच में आपने मुझे स्टेटमेंट बना करके दे दिया, तो वेरिएशन आएंगे नहीं आएंगे। या फिर हमारा बी पॉइंट दे दिया, एरर्स और ओमिशन इन द पेबल लेजर। आपने कोई अमाउंट में गलती कर दी या कोई ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं पेबल लेजर के अंदर और सप्लायर स्टेटमेंट के अंदर, तो वो चीज रीजन हो सकता है। फिर आगे बोला हमें रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड, आपने गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, मिस्ड ट्रांजेक्शन्स, कोई ट्रांजेक्शन को मिस कर दिया, डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन्स कर दी, ये सप्लायर इनवॉइस और क्रेडिट नॉट allocated against the wrong supplier in the accounting records। आपने किसी और का अमाउंट किसी और के में रिकॉर्ड कर दिया, वो चीज आपने गलत कर दिया, तो वहां पर फिर क्या हो सकते हैं, वेरिएशंस आ सकते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? तो बेसिकली हमारा यहाँ पर मेन जो पॉइंट बोल रहे हैं वो यही कंसेप्ट समझा रहे हैं भाई। आप पेबल लेजर बनाते हो, उसके अंदर आप सप्लायर्स के अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं, उन अकाउंट्स के बैलेंसेस का आपका क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। जो सप्लायर से स्टेटमेंट वगैरह आता है उससे बैलेंसेस मैच होने चाहिए। अगर कहीं पर भी वेरिएशंस सर, वगैरह, हाँ बोलिए। सर डुप्लीकेटेड ट्रांजेक्शन्स कैसे? डुप्लीकेटेड ट्रांजेक्शन्स मान लो मैंने आपसे गुड्स परचेज करा, अब गुड्स परचेज करा तो मैंने तो मेरी बुक्स में 20,000 का गुड्स परचेज करा था, मेरी बुक्स में तो मैंने ए की बुक्स में तो वन टाइम रिकॉर्ड करा, और बी ने गलती से उसको टू टाइम रिकॉर्ड कर दिया। तो टू टाइम रिकॉर्ड करते परचेज अकाउंट को डेबिट करा आपने, किससे परचेज करा, मिस्टर ए से। तो मिस्टर ए का दो बार अकाउंट में बोलते हुए मिस्टर ए दो बार क्रेडिट हो गया, नहीं हो गया, तो डबल अमाउंट से, तो वेरिएशंस आ जाएंगे, डुप्लीकेटेड ट्रांजेक्शंस। जब मैंने डबल बार रिकॉर्ड कर दिया या आपने रिकॉर्ड कर दिया, किसी ने भी गलती कर दी। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो वहां पर फिर हमारे क्या हो सकते हैं, वेरिएशंस आ सकते हैं। इफ डिफरेंसेस अराइज ड्यू टू द टाइमिंग डिफरेंस, अगर टाइमिंग के डिफरेंस के कारण आता है, टाइमिंग डिफरेंस मतलब मैंने यहाँ से पेमेंट भेज दिया लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा, पहुंच जाएगा ना सर, कल पहुंच जाएगा, वो तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कवर ऑटोमेटिकली। मेरे यहाँ से पेमेंट निकल चुका है, आप तक पहुंचा नहीं है, तो आज नहीं पहुंचा है सर, कल तो आ जाएगा, तो अकाउंट में ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फिर उसके लिए कोई अलग से एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी क्या? नो सर। then the accounting records do not need to be corrected। तो फिर आपको करेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे आपके पास पेमेंट पहुंच जाएगा आप ऑटोमेटिकली करेक्ट कर दोगे। बट अगर डिफरेंसेस अराइज होते हैं एरर के कारण, ओमिशन के कारण, तो फिर वहां पर एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? मान लो सपोज मैंने गुड्स परचेज करा, परचेज के में आपने अगर मान लो आपने 20,000 से रिकॉर्ड करा, मैंने 40,000 से रिकॉर्ड कर दिया उस ट्रांजेक्शन को, तो क्या करना पड़ेगा, 20,000 से रिवर्स करूंगा, नहीं करूंगा एंट्री, तो ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। उसी का ये एक एग्जांपल दे रखा है, ध्यान से सुन लो। छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब ये उस चीज को इतना बड़ा ड्रैग करके दे रखा है नहीं, कुछ पॉइंट काम का। ये हमें बता रखा है क्या, उन्होंने शोन बिलो इज अ सप्लायर स्टेटमेंट, ये उन्होंने सप्लायर का स्टेटमेंट बता रखा है बेटा। रिसीव्ड फ्रॉम अ क्रेडिट सप्लायर, मुझे एक क्रेडिट सप्लायर उधार में कुछ सप्लाई करता है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट भेजा है जेन जैक्सन ने, एंड द सप्लायर अकाउंट एज शोन इन द सिल्वर पेबल लीजर।
और उसके नीचे हम पेबल लेजर भी देखेंगे। ये जेन जैक्सन ने जो हमें भेजा है सप्लायर का स्टेटमेंट, क्या क्या लिखा हुआ है देखिए इसके अंदर हम पढ़ते हैं। फर्स्ट मई को ओपनिंग बैलेंस रखा हुआ था $900 का। फिर सेकंड मई को आपने और पेमेंट कर दिया उनको $750 का, तो माइनस हो गया और रिमेनिंग बैलेंस आ गया $150। फिर 10th मई को आपने फिर वापस से इनवॉइस नंबर 841, मतलब कुछ परचेज करा था आपने कितने का, 2342 का। तो 150 देने थे और 2342 का और कुछ परचेज कर लिया, तो आगे फिगर 2492। देन फिर आपने 17th मई को क्या कर दिया, क्रेडिट नोट, मतलब कुछ रिटर्न कर दिया है आपने। तो कुछ रिटर्न किया है आपने, तो फिर वापस से वही 150 लेस हो गया 2342। देन फिर 22 मई को आपने फिर गुड्स परचेज कर लिया 725, फिगर आ गया कितना, 3067। और फिर अगेन 29 मई को आपने फिर गुड्स परचेज कर लिया 1250 का 4317। ये हमें सप्लायर स्टेटमेंट दिया हुआ है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? सप्लायर स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ये हमें वहां से आया है स्टेटमेंट सप्लायर से। अब हमने जो अपनी पेबल लेजर बना रखी थी उसके अंदर क्या क्या लिखा है भाई, इनका, इनसे रिलेटेड जो जो ट्रांजेक्शन हुई थी, हमारा ओपनिंग बैलेंस दे रखा था $900 का। फिर इसके अलावा हमारा हमने कुछ परचेस करा था, तो परचेस करेंगे तो किधर लिखेंगे, पेबल लेजर में क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्या बेटा? तो इनवॉइस नंबर 841 2342 का, और 725 का और परचेस करा था 2nd मई को। और 2nd मई को आपने पेमेंट करा था तो 750, और 17 मई को आपने रिटर्न करा था 150 का, ये हमें दे रखा है। ये हमारा क्या है, पेबल लेजर, इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट इन पेबल लेजर। पेबल लेजर के अंदर ये हमें दे रखा है बैलेंस। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट द बैलेंसेस ऑन द सप्लायर अकाउंट इन द सिल्वर पेबल लेजर। भाई सप्लायर अकाउंट जो है सिल्वर पेबल लेजर के अंदर उसका कितना बैलेंस है, एंड रिकंसाइल दिस विद द बैलेंस शोइंग ऑन द सप्लायर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो सप्लायर का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से उसको हमें क्या करना है, मैच करना और डिफरेंस फाइंड आउट करना है। मुझे यहां तक कि क्वेश्चन में बोले बेटा किसी को अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो तो बोले, सिल्वर पेबल लेजर अपना खुद के पेबल लेजर में कितना बैलेंस निकल रहा है भी मुझे सप्लायर को देना है, और उनसे जो स्टेटमेंट आया उनमें फिर वेरिएशन हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमें सप्लायर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का, तो स्टेटमेंट का तो बैलेंस बता रखा है कितना, 4317, जो हमें यहाँ पर दे रखा था भाई हमारा लास्ट में कितना बैलेंस आ रहा था, 4317। फिर आगे आपसे पूछा है बैलेंस ऑन सप्लायर अकाउंट इन पेबल लेजर, पेबल लेजर के अकॉर्डिंगली कितना बैलेंस बन रहा है। तो पेबल लेजर के अकॉर्डिंगली अगर हम निकालें यहाँ पर, तो ओपनिंग बैलेंस और ये सब कुछ दे रखा था, यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस CF लगाओ भी, टोटल देखिए कितना आ रहा है, 900 प्लस 2342 प्लस 725। 3067। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टोटल हो गया 3967, उसमें से माइनस कर देंगे 900, तो 3067। 3067। आप वेट तो अभी थोड़ा सा रिपीट कर दोगे क्या? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, ऊपर तो हमारा क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज रिपीट करना है, एक बार वापस बोलो। ये सर अ, आप वो नीचे वाले पेज में ना वहाँ पे कट गया था सर। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन। सप्लायर का स्टेटमेंट हमें रिसीव हुआ था। तो सप्लायर के स्टेटमेंट में हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, पेमेंट हमने करा था $750 का, तो 150 फिर आपने गुड्स और परचेज कर लिया 2342 का, तो 2492। फिर आपने 150 का गुड्स रिटर्न कर दिया तो 2342। फिर आपने वापस से गुड्स परचेज कर लिया 725 का, तो फिर हो गया प्लस होकर के 3067। फिर आपने 1250 का फिर गुड्स परचेज कर लिया तो 4317। ये तो हमें सप्लायर से जो स्टेटमेंट रिसीव हुआ था। हमने जब अपनी खुद की पेबल लेजर बनाई, खुद की, ये किसकी, ऑन खुद की। तो जब हमने खुद की पेबल लेजर बनाया तो उसमें हमने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा 900, वही जैन जैक्सन से रिलेटेड। फिर मैंने 2 बार गुड्स परचेस करा था तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, और जब मैंने पेमेंट करा था तो वो 750 डेबिट साइड में, और मैंने रिटर्न करा था तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया।
आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको कैलकुलेट द बैलेंस ऑन सप्लायर अकाउंट इन द सिल्वर पेबल लेजर। भाई हमारा जो पेबल लेजर है उसके अंदर हमें सप्लायर को कितना पेमेंट करना है वो बैलेंस फाइंड आउट करना है, एंड रिकनसाइल, और उसको रिकनसाइल करना है किससे, सप्लायर के स्टेटमेंट से। समझ में आ गया यहाँ तक का क्वेश्चन? यस सर। अब हमें यहाँ पर बेटा उन्होंने सबसे पहले तो सप्लायर का स्टेटमेंट का बैलेंस तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 4317। इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दे आर आस्किंग, नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहे हैं, बैलेंस ऑन द सप्लायर अकाउंट इन पेएबल लीजर। सप्लायर अकाउंट का पेएबल लीजर के अंदर कितना बैलेंस आएगा। सो पेएबल लीजर का हमें बैलेंस हमें निकालना है, तो 900 प्लस 2342 प्लस 725 टोटल विल बी 3967। आउट ऑफ दिस 750 प्लस 150 900 विल बी डिडक्टेड, तो कितना हो जाएगा बेटा, 3067। तो पेएबल लेजर के अकॉर्डिंगली कितना बैलेंस आ रहा है, 3067, 3067। तो कितना डिफरेंस हुआ बेटा, डिफरेंस निकल जाएगा 4317 माइनस 3067, 1250। इज इट क्लियर? यस सर। 1250। अच्छा आप मुझे ये बताओ, ये 1250 का जो डिफरेंस आ रहा है ये किस रीजन से आ रहा होगा। हम अगर हमें डिफरेंस देखना है दोनों में भाई क्यों वेरिएशन आ रहा है, तो मैंने कुछ चीज गलत कर रखी है क्या, मेरी बुक्स में बात कर रहा हूँ मैं। सर इनवॉइस एक रिकॉर्ड नहीं करा 1250 में। वन टू फाइव इसका जीरो अमाउंट 1250 था। आप देखो यहाँ पर लास्ट में 29 मई को आपने 1250 का कुछ परचेज करा था क्या बेटा, और वो क्या पेबल लेजर के अंदर रिकॉर्डेड है क्या। इसमें दोनों में आपको विजिबल हो रहा है सप्लायर का स्टेटमेंट भी और पेबल लेजर। सप्लायर स्टेटमेंट में उन्होंने गुड्स, हमने गुड्स परचेज करा था 1250 का, उन्होंने उसका भी बिल बना करके भेज दिया, बट मैंने मेरी बुक्स में तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा, और इसी कारण से वेरिएशन आ रहा है क्या 1250 का। यस सर। यस। तो यहाँ पर आपसे पूछा है which item on the supplier statement of account has not yet been entered in the supplier account in the silver payable ledger। तो हमारा इनवॉइस नंबर कौन सा है, ये 891 है क्या बेटा, इनवॉइस नंबर क्या है 891, तो वो इनवॉइस नंबर कौन सा है 891, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है सर। ये पॉइंट समझ में आ गया है सबको? यस सर। यहां तक की बात हो गई सर। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। इसी के बाद में फिर दिया है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या बोला है अब इसको देखते हैं भी, देखें अब आप मुझे बताना है इसका आंसर क्या बैठेगा हमारा। जीएच लिमिटेड रिसीव्ड अ स्टेटमेंट फ्रॉम सप्लायर। अब आप लोग मुझे आंसर बताना है इसका ध्यान से सुन के। जीएच लिमिटेड ने क्या करा, सप्लायर से स्टेटमेंट रिसीव करा फ्रॉम, सप्लायर का नाम क्या है एलबी लिमिटेड, dated 31st August 2013। On reconciling the supplier statement with LB Limited payable laser account, the account assistant at GH Limited finds that an invoice for $330, इनवॉइस कितने का था बेटा, $330 का, had been recorded in the payable ledger account as $303। आपने $330 का कुछ परचेज करा था जिसको आपने रिकॉर्ड करा है कितने से, 303 से। तो क्या कर रखा है आपने, कम रिकॉर्ड कर रखा है ज्यादा रिकॉर्ड कर रखा है। सर कम कम कर। रिकॉर्ड कर रखा है। अंडरस्टेटेड है बेटा, है ना, कम रिकॉर्ड किया हुआ है। और कितने से कम रिकॉर्ड कर रखा है मैंने, 27 से। $27 से। तो $27 से अगर आपको पेबल लेजर के अंदर अगर आपको करेक्शन करना है तो आप क्या करेक्शन करेंगे, आपसे पूछा है सर व्हाट इज डेबिट परचेज और क्रेडिट ट्रेड पेबल्स। डेबिट परचेज अकाउंट और क्रेडिट ट्रेड पेबल्स अकाउंट, $27। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस। सर।
सिंपल सा इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो भाई हमने क्या कर रखा है, हमारे पेबल लेजर को कम शो कर रखा है $27 से, तो सर अब बढ़ा दो, अब इंक्रीज कर दो, पेबल लेजर इज शोइंग बाय $27 लेस, तो सर अब इसको इंक्रीज कर दो, पेबल लेजर को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज सर करना, अगर अपन ने ज्यादा रिकॉर्ड कर रखा होता तो फिर हम वो रिवर्स एंट्री कर देते सर। रिवर्स एंट्री हो जाता है हमारा, डेबिट ट्रेड पेबल्स और क्रेडिट परचेज अकाउंट। क्लियर पॉइंट ये, यस सर। डेबिट परचेज एंड क्रेडिट ट्रेड पेबल्स $27, यहाँ तक का पॉइंट हो गया। सर आप बोले। सर हम ये रिकंसिलिएशन में मतलब हम ये चीज मान के चलते हैं कि सप्लाई की स्टेटमेंट सही होगी और रिसीवर की गलत होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम पहले अपने आप को चेक करें। हाँ, आप जो बोल रहे हैं भी तो कि वैसे हम ये मानते हैं तो कि सप्लायर का स्टेटमेंट सही है, हम अपने आप को गलत मानेंगे जनरली, बट हम उसको वही चीज चेक करना चाहते हैं तो कि फर्क कहाँ आ रहा है। अब उसने बोला भाई तो कि ये वाला सब बिल आपने शो नहीं करा, अब मैंने चेक तो करो भाई सही में मैंने कुछ परचेज भी करा है या नहीं करा है। अगर मान लो मैंने कुछ परचेज ही नहीं करा सर, तो मैं बोलूंगा सर आपने ये जो मेरे को बोला है बिल नंबर 89, ये बिल नंबर वो जो भी आ रहा था सर, इसका मुझे एक कॉपी भेजो फटाफट। उन्होंने कहा सर आपने ये अर्पित अग्रवाल नहीं, ये अर्पित शर्मा है, मैं अर्पित अग्रवाल, और अरे सर हाँ गलती हो गई सर, तो वो उनसे भी हो सकती है गलती, ऐसा नहीं, बट हम स्टार्टिंग में ये मानते हैं सामने वाला सही है हम गलत है स्टार्टिंग में, बट हो सकता है हम सही है सामने वाला भी गलत हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर, मतलब हम प्रिकॉशन लेके चलते हैं। हाँ भाई, ये रिकंसिलिएशन कर ही क्यों रहे हैं, एक कंट्रोल पर्पस के लिए, एक प्रिकॉशन लेने के लिए, भाई कहीं पर भी बाद में एक वो बड़ा पॉइंट ना बन करके स्टार्टिंग में हम उस पर एक्शन ले लें। ओके सर। और ये मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसमें वो जो डायग्राम है वो काम के नहीं है, फालतू उस पर टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूं, एक और चैप्टर? कर दो सर। चलिए तो फिर इसी की बात में तो फिर हम एक और चैप्टर है हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16, करेक्शन ऑफ एरर्स। सर करेक्शन, हाँ बोलिए। सर अभी लाइक हम अगर 15 चैप्टर स्टार्ट करें तो वो छोटा सा है, आज आज में शायद वो कंप्लीट भी हो जाएगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन है, वो छोटा सा ही चैप्टर है बिल्कुल। अब एक बार चेक कर लो। तो मुझे वो डाउनलोड करना पड़ेगा बेटा, एक सेकंड रुको। ओके सर। वो डाउनलोड ठीक है। करना पड़ेगा बेटा, अभी मेरे पास है नहीं क्योंकि वो डाउनलोड करने ओके पड़ता सर। एक सेकंड। है ना, उसको अपन फिर ले लेंगे इसके बाद में। यस, करेक्शन ऑफ एरर्स बेसिकली होता क्या है, इसको हम करेक्शन ऑफ एरर्स बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बोलते हैं। ये चैप्टर आप लोगों ने पहले भी डील किया हुआ है। भाई अकाउंट्स हम बनाते हैं तो अकाउंट्स बनाते टाइम कई बार हमारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, अलग अलग तरह की एरर्स हो जाती है। लाइक आपको अमाउंट लिखना था 63859, आपने गलती से लिख दिया 68359, जो जनरली ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है अकाउंट्स के अंदर। आपने गुड्स परचेज, आपने फर्नीचर परचेज करा, आपने उसको क्या कर दिया, परचेज अकाउंट के नेम से रिकॉर्ड कर दिया, जबकि रिकॉर्ड क्या करना था, फर्नीचर अकाउंट। हमने रिकॉर्ड कर दिया उसको परचेज अकाउंट के नेम से रिकॉर्ड कर दिया, जबकि रिकॉर्ड किस नेम से करना था, फर्नीचर अकाउंट से। टोटल हमने गलत रिकॉर्ड कर दिया, कोई ट्रांजेक्शन को हम ऑमिट कर जाते हैं, अलग अलग तरह की हमारी एरर्स हो जाती है। उसी से रिलेटेड ये हमारा चैप्टर दिया है, तो हम देखें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है। क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक आर लाइकली टू फोकस ऑन थ्री मेन एरियाज। क्वेश्चंस में हमारे मेनली थ्री मेन एरियाज रहेंगे। You may be asked to identify which explanation could have lead to a particular difference। भाई आपसे पूछा जा सकता है भाई तो कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये किस ट्रांजेक्शन के कारण आ रहा है, किस रीजन से आ रहा है। और भी asked to identify the general entry to correct an error, या फिर आपसे कोई पॉइंट को देख करके तो कि उसकी करेक्ट करने की क्या जनरल एंट्री बनेगी वो चीज पूछा जा सकता है। और या फिर यू मे ऑल्सो बी नीड टू डिटरमाइन द इफेक्ट एरर्स विच हैव ऑन द प्रॉफिट फिगर,
या फिर ऐसी एरर्स को आइडेंटिफाई करें, डिटरमाइन करें तो कि उसका प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर ये एरर हुई है तो इस एरर का प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पुट अप होते हैं। चलिए हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो दिया है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। पढ़ा हुआ है बेटा ये चीज हमारा, एरर्स which do not affect on ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालती है। भाई हमने प्रीवियस चैप्टर शोड अस हाउ द ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर अकाउंट्स। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा भाई लेजर अकाउंट से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और वो शो करता है भाई डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए, एंड दैट इट शुड बैलेंस, दैट टोटल डेबिट शुड इक्वल टोटल क्रेडिट्स। तो कि टोटल डेबिट साइड और डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से इक्वल होना चाहिए। इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस देन एरर हैज डेफिनेटली बीन मेड। और अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है तो भी तो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है एंड मस्ट बी करेक्टेड, उसको हमें करेक्ट करना होता है। यहाँ पर अब हमारा पॉइंट दिया है, टाइप्स ऑफ एरर्स विल स्टिल अलाउ द ट्रायल बैलेंस टू बैलेंस। मतलब कि ये एरर्स अगर होती हैं, ये 4 टाइप्स के एरर्स हैं, अगर ये एरर्स अगर हमारी होती है तो ये होगी तब भी आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, इक्वल आ सकता है। मतलब इन एरर्स के होने से ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट नहीं आता है, वो इक्वल शो होगा। फर्स्ट पॉइंट दिया है हमारा एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है व्हेन यू ओमिट टू रिकॉर्ड एनी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। जब आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही अगर भूल जाते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। दोनों साइड रिकॉर्ड करना भूल गए, अगर आप वन साइडेड रिकॉर्ड करना भूल गए तो फिर वो नहीं, दोनों तरफ अगर रिकॉर्ड करना भूल गए तो फिर ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट नहीं आएगा। तो देखिए हम क्या लिखा हुआ है, एन एरर ऑफ ओमिशन मींस फेलिंग टू रिकॉर्ड एन ट्रांजेक्शन एट ऑल और मेकिंग अ डेबिट और क्रेडिट एंट्री, या फिर आप डेबिट और क्रेडिट एंट्री कर देते हैं बट नॉट द कॉरस्पॉन्डिंग डबल एंट्री, आपने उसकी डबल एंट्री नहीं करी है। If a business receive an invoice from a supplier of $250, आपने क्या करा, सप्लायर से इनवॉइस रिसीव करा, the transaction might be omitted from the accounting records entirely। आप क्या, अगर उसको पूरी तरह से रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, एज अ रिजल्ट वो द टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट ऑफ द बिजनेस विल बी इनकरेक्ट बाय $250। अगर आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा तो दोनों तरफ का टोटल क्या हो जाएगा, $250 से कम हो जाएगा। If a business receive an invoice from a supplier for $300, अगर बिजनेस ने क्या करा, सप्लायर से इनवॉइस रिसीव करा $300 का, बिजनेस ने अगर सप्लायर से इनवॉइस रिसीव करा $300 का, द ट्रेड पेबल अकाउंट माइट बी क्रेडिटेड। अगर आप मतलब गुड्स परचेज कर रहे तो सीधी सी बात है, आप ट्रेड पेबल को क्या करते, क्रेडिट करते, बट द डेबिट एंट्री इन द परचेज अकाउंट माइट बी ओमिटेड। बट अगर आपने क्या कर दिया, अगर डेबिट में रिकॉर्ड करना भूल गया, मतलब कि सर वो ये कहना चाह रहा है तो कि हमने गुड्स अगर परचेज करा डेबिट परचेज अकाउंट और क्रेडिटेड पेबल्स, तो आपने इसको तो रिकॉर्ड कर दिया बट परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर, तो फिर डिफरेंस आ जाएगा नहीं आ जाएगा दोनों में, फिर तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, फिर तो मैच नहीं होगा, देन ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। गेटिंग माय पॉइंट। बट अगर आपने उसका डेबिट परचेज और क्रेडिट ट्रेड पेबल्स इसको भी रिकॉर्ड नहीं करा और इसको भी रिकॉर्ड नहीं करा, तो फिर ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, विल मैच। फिर मैच हो जाएगा नहीं हो जाएगा, दोनों तरफ से इक्वल आ जाएगा। ये मेरा फर्स्ट एरर, क्लियर पॉइंट, एरर ऑफ ओमिशन। फिर दिया है हमारा सेकंड पॉइंट, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है,
are error of commission are where the accounts assistant make a mistake in carrying out their task of recording transactions in the accounts. जब आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंसेस वगैरह लेकर के आते हैं, तो उसमें मिस्टेक कर देते हैं. फॉर एग्जांपल पुटिंग अ डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री इन द रॉन्ग अकाउंट. आपने डेबिट या क्रेडिट की एंट्री अगर आपने रॉन्ग अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी. फॉर एग्जांपल मान लो मैंने टेलीफोन बिल का पेमेंट करा, बट रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस. टेलीफोन एक्सपेंसेस की जगह मैंने गलती से क्या रिकॉर्ड कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. अब टेलीफोन एक्सपेंसेस भी हमारा डेबिट होता है और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी डेबिट होता है, तो ट्रायल बैलेंस तो इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोथ एक्सपेंसेस shown on debit side, so trial balance will match. तो वो तो मैच हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बट गलत है या नहीं? तो वो चीज हमारा थी एरर ऑफ कमीशन. फॉर एग्जाम्पल इफ टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफ $540 आर डेबिटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस. टेलीफोन एक्सपेंसेस को आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में दिखा दिया, एन एरर ऑफ कमीशन वुड हैव बीन ऑकर्ड. This result is that although debit and total of credit balance, telephone expenses are understated by $540 and electricity expenses are overstated by the same amount. वो चीज हमारा क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन. थर्ड होती है हमारे कौन सा, एरर ऑफ प्रिंसिपल. सर ये क्या होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल? आपने मान लो फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज करा, तो एज पर रूल्स हमने क्या करना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा. बट हमने क्या कर दिया, बाय मिस्टेक उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया परचेज अकाउंट के नाम से. मुझे पता नहीं था तो कि भाई हम अगर असेट परचेज करते हैं तो उसको असेट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं. मैंने कहा भाई परचेज करा है तो परचेज के नाम से लिख देते हैं. तो ये हमने क्या करा, क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करा है क्या? तो इसको हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल. इसको क्या कहा जाता है बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल. An error of principle involves making a double entry in the belief that the transaction is being entered in the correct accounts. हम ये मान लेते हैं, हमारा ये ट्रस्ट हो जाता है तो कि हमने ट्रांजेक्शन को सही अकाउंट में रिकॉर्ड किया है. But subsequently finding out that the accounting entry breaks the rules of an accounting principle or concept. For example, repairs to a machine costing $150. आपने रिपेयर करा मशीन का, कितने का, $150 का, should be treated as expenditure. उसको हमें एक्सपेंडिचर के फॉर्म में दिखाना चाहिए था, डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट. If instead the repair account are added to the cost of non-current asset account, हमने उसको रिपेयर्स की जगह हमने क्या कर दिया, उसको नॉन करंट एसेट्स के फॉर्म में शो कर दिया, देन एरर ऑफ प्रिंसिपल वुड हैव बीन ऑकर्ड. क्योंकि क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल तो इक्वल है, बट रिपेयर अकाउंट हमारा कम हो गया और उसकी जगह हमने क्या कर दिया, नॉन करंट एसेट्स अकाउंट को ज्यादा शो कर दिया है. फोर्थ आता है हमारा कंपनसेटिंग एरर. कंपनसेटिंग एरर होती है जब एक एरर दूसरी एरर को क्या कर देती है, कंपनसेट कर देती है. When one error arise and it has been compensated, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने गुड्स सोल्ड किया टू मिस्टर ए of ₹1,000 but recorded
एज ₹10,000। 1,000 का मैंने गुड सोल्ड करा था मिस्टर ए को, उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया 10,000 से। एंड गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी of ₹10,000 but recorded as ₹1,000। टोटल मैंने गुड सेल कितने का करा बेटा? 11,000 का। यहाँ पर भी मेरा टोटल अमाउंट रिकॉर्ड कितने से हुआ? 11,000 से। बट मिस्टर ए को मैंने गुड सेल करा था 1,000 का, रिकॉर्ड कर दिया 10,000 से। 9,000 से ज्यादा रिकॉर्ड किया। मिस्टर बी को मैंने गुड सेल करा था 10,000 का, गलती से रिकॉर्ड कर दिया 1,000। एक एरर ने क्या कर दिया, दूसरी एरर को जब अगर कंपनसेट कर देती है तो उसको हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। Compensating errors are errors which are coincidentally equal and opposite to one another. For example, although unlikely in theory, two transposition errors of $540 might occur in the extracting ledger balances, one on each side of the double entry. In the administration expenses, 2282 might be written down instead of 2822, while in the sundry income account, 8391 might be written down instead of 8931. Both the debits and the total credits will be 542। मतलब वही चीज बता रहा है। एक जगह पर तो मैंने क्या करा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को 2282 की जगह कितना लिख दिया? 2822। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को इसमें क्या बोला उन्होंने एग्जांपल में? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस थे 2282 की जगह मैंने कितना रिकॉर्ड कर दिया उसको? 2822। और जो सन्ड्री इनकम थी मेरी 8391 की, उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया कितना? 89, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, 8931 लिखना था, उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया 8391। हाँ, तो वही एक जगह अगर हम डिफरेंस अगर निकालेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस बैठेगा कितने का? 540 का। और यहाँ पर भी डिफरेंस बैठ रहा है कितना? 540 का। एक जगह पर हमने कम कर दिया और एक जगह पर ज्यादा दिखा दिया, तो आंसर वो क्या हो जाएगा? एक दूसरे को कंपनसेट कर देगा। तो consequently compensating error hide the fact that there are no errors in the trial balance, क्योंकि वो एरर्स हैं बट वो क्या कर रहे हैं? दोनों को मैच कर रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट टॉपिक हुआ है एरर्स। समझ में आ गया यहाँ तक का पॉइंट? करेक्शन ऑफ एरर्स का पार्ट। यस सर। वैसे ये वाला पॉइंट जो है आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले भी पढ़ा हुआ है, कोई नया पॉइंट नहीं है। आप सब लोगों का डील किया हुआ पॉइंट है पहले का भी। भाई ऐसे एरर्स जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को इम्पैक्ट करती है, उन एरर्स को हम कहते हैं, 4 टाइप्स की एरर होती है: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड एरर ऑफ कंपनसेशन या कंपनसेटिंग एरर्स। फिर आगे बोला हमें, हाउएवर द ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर ऑकर। इनमें से अगर कोई एरर्स अगर होती है तो उसको ट्रायल बैलेंस में फिर टोटल इक्वल नहीं होगा। कैसे? ट्रांसपोजिशन एरर, कोई ट्रांजेक्शन को आपने क्या कर दिया? डेबिट में रिकॉर्ड ही नहीं करा, या फिर आपने उसको डेबिट की जगह क्या कर दिया? क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। पहले वाली भी क्रेडिट में और उसको भी क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया, तो डेबिट में आया ही नहीं कुछ और क्रेडिट में डबल अमाउंट आ गया, तो वहां पर क्या होगा? पोजीशन ही चेंज कर दिया। An entry has been posted where debits do not equal credits। आपने कोई एंट्री वगैरह पोस्ट कर दिया जिसमें डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल नहीं बैठ रहा है। A debit entry has been posted and no corresponding credit made। वही बात आ गई वापस से, डेबिट में आपने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया, उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड नहीं किया। या टू डेबिट एंट्रीज और टू क्रेडिट एंट्रीज हैव बीन पोस्टेड, या फिर 2 डेबिट एंट्री हो जाती है या फिर 2 क्रेडिट एंट्री हो जाती है, तो वहां पर क्या हो सकते हैं? फिर वेरिएशंस आ सकते हैं, ट्रायल बैलेंस का टोटल फिर डिफरेंस आ सकता है।
then these errors will be corrected by creating a suspense account. वहां पर जब अगर वेरिएशंस आते हैं, ट्रायल बैलेंस का टोटल अगर इक्वल नहीं आता है, तो डिफरेंस अमाउंट को हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट के नाम से ट्रांसफर कर देते हैं, मेकिंग अ जनरल एंट्री टू करेक्ट द एरर। फिर हमें क्या करना होता है, उस एरर को करेक्ट करने के लिए जनरल एंट्री करना होता है। यहां तक का पॉइंट क्लियर? यस सर। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है बेटा, आप लोगों को पता है, ट्रायल बैलेंस जब आप बनाते हैं, अगर दोनों साइड का टोटल अगर इक्वल नहीं आता है, तो जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाया जाता है, टेम्परेरी पर्पस के लिए। भाई अभी हमें नहीं समझ में आ रहा मिस्टेक्स कहाँ हुई है, जैसे ही हमें फाइंड आउट हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, उसको कवर अप कर देंगे। Suspense accounts are temporary accounts. They never appear in the final accounts. They are often used for two main purposes: to account for a debit or credit entry where the accountant is unsure as to where it should go. कोई ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है, तो उसको डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं, अगर उसको अकाउंटेंट को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो वहां पर वेरिएशन आ जाता है। टू मेक अ प्रीलिमिनरी ट्रायल बैलेंस व्हेन एन एरर हैज बीन डिटेक्टेड, ताकि हमें ट्रायल बैलेंस वगैरह का एक बार हम प्रीलिमिनरी लेवल पर थोड़ा सा अंदाजा मोटा मोटा फॉर्म में उसको एक आइडिया तो लग सके भी, तो कि हमारा ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वहां पर अगर कुछ भी वेरिएशंस आ रहे हैं, टू मेक अ प्रीलिमिनरी ट्रायल बैलेंस व्हेन एरर हैज बीन डिटेक्टेड, ताकि हमें एक आइडिया लग सके भी, तो कि कितनी एरर हमारी आ रही है, कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर बेटा? यस सर। यहाँ तक की बात हमारी हो गई है। अब इसके बाद में वही इलस्ट्रेशन नंबर 1 वगैरह और ये चीजें दिया है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ इसका। नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा ये बाकी का पार्ट। 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एक्टिविटी नंबर 1, ये 2, और उसके पहले एक दे रखी है एक्टिविटी नंबर 1, करेक्शन ऑफ एरर्स। 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक्टिविटी 3, 1 2 3, 3 एक्टिविटीज है, तो ये हमारा नेक्स्ट उसमें कंप्लीट हो जाएगा। साथ के साथ में आपके जो जो चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, उन चैप्टर्स को भी कंप्लीट करते चले। अपने काफी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं डाउट्स क्लासेस वगैरह भी अब रखना स्टार्ट करूंगा। एक बार मैं पहले अब ये 2 चैप्टर और बाकी रह गए हैं, तो इन दोनों चैप्टर्स को भी कंप्लीट करा के फिर डाउट क्लास का स्टार्ट करूंगा, ताकि फिर पूरी बुक का कंप्लीशन करने में आ जाए, जहां पर भी डाउट रहे वो सब कुछ कवर कराने में आ जाए। ठीक है, यहाँ तक का आज आप कंप्लीट करें। कल संडे, कल मेरी क्लास नहीं है। अगर मेरी होती है, कल क्लास का बैठता है, तो मैं मैसेज डाल दूंगा, अदरवाइज नहीं रहेगी। मंडे को हम इसी चैप्टर का आगे का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करके, मंडे को ही मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट एक और चैप्टर का भी आधा पार्ट करा दूंगा मैं इसका। ठीक है, यहाँ तक का आज आप कंप्लीट करें, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।